तो चलिए आज बात करते हैं वीर रहेजा की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत अर्थ पर नहीं बल्कि टाइटन नाम के एक बहुत ही अजीब और खतरनाक ग्रह पर होती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक 18 साल के लड़के वीर रहेजा से। हम देखते हैं कि वो टाइटन पर एक अजीब से जीव के ऊपर खड़ा है जिसे उसने अभी अभी एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई में हराया है। अब वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहा होता है कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक एक नीले रंग की स्क्रीन आ जाती है और उस पर लिखा होता है, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई। मतलब जिस खास शक्ति के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था वो उसे मिली ही नहीं। तो शक्ति पाने की एक और बेताब कोशिश में वो एक अजीब सा रिचुअल, एक अनुष्ठान करता है। वो उस जीव को चीरता है, अपनी आंखें बंद करता है और फिर एक खास पैटर्न में हाथ घुमाकर उसकी सारी ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी मेहनत के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। वो अब भी लेवल 1 पर ही अटका हुआ है और आगे बढ़ने के लिए जो जीन पॉइंट्स चाहिए, मतलब उसकी पावर का जो मीटर है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। जरा सोचिए, 30 से ज्यादा कछुए मारने के बाद भी उसे एक भी नया जीन पॉइंट नहीं मिला है। तो जो जीत की थोड़ी बहुत खुशी थी वो भी अब गहरी निराशा में बदल चुकी है। उसे लग रहा है कि उसकी सारी मेहनत पानी में जा रही है। और यही संघर्ष, यही उसकी असली मोटिवेशन को सामने लाता है। सवाल ये है कि आखिर वो ये सब झेल ही क्यों रहा है। बात ये है कि उसे इस खतरनाक जगह टाइटन के देवाश्रम में फंसे हुए 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ हर दिन मौत से लड़ने जैसा है। उसे हर पल ये डर सताता है कि कहीं वो हमेशा के लिए यहीं फंसकर न रह जाए। लेकिन एक चीज है जो उसे हार मानने नहीं देती, और वो है उसका परिवार, जो अर्थ पर उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अर्थ का एक 18 साल का लड़का एक दूसरे ग्रह पर अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे यहाँ तक ले आई? अच्छा, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अर्थ पर उसकी जिंदगी में। देखिए, उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी मुश्किल नहीं थी। एक जमाना था जब वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। ऐशो आराम, कंफर्टेबल लाइफ, सब कुछ था। और आज वो एक अनाथ है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। तो ये सब शुरू हुआ वीर के पिता विहान रहेजा की अचानक मौत के साथ। वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके जाते ही परिवार का सारा सहारा छीन गया और जो रिश्तेदार थे उन्होंने तो मदद करने के बजाय उन्हें बोझ समझकर पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो सबकी नजरें उनकी आखिरी बची हुई संपत्ति पर टिक गईं, और वो थी उनकी पुश्तैनी हवेली। एक दिन वीर कॉलेज से घर लौटा ही था कि उसे अपनी बुआ की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थीं, ये घर हमारे माता पिता का है, मेरे भाइयों और मेरा इस पर बराबर का हक है। ये सुनते ही वीर के तो होश उड़ गए। और बात सिर्फ बुआ तक ही नहीं रुकी। उसके बड़े चाचा भी इस लालच की लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने भी अपनी बात को ऐसे रखा जैसे वो कोई इंसाफ की बात कर रहे हों। उन्होंने वीर की मां प्रेरणा के सामने एक अल्टीमेटम रख दिया, साफ साफ, कि देखो, ये घर 4 करोड़ का है, इसके 4 हिस्से होंगे, तो या तो तुम हमें 3 करोड़ रुपए दे दो और घर रख लो, या फिर इस घर को बेच दो। अब प्रेरणा जी बेचारी गिड़गिड़ाती रही हैं, अगर हवेली बिक जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, वीर की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन उनकी एक न सुनी गई। उन लोगों की आंखों पर तो बस लालच का पर्दा पड़ा था। और हद तो तब हो गई जब वो प्रेरणा की चिंता को पूरी तरह अनदेखा करके अपने खर्चों का रोना रोने लगे। कहने लगे कि उनके बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी महंगी है। मतलब उनकी असंवेदनशीलता का कोई अंत ही नहीं था। अपने ही परिवार वालों का ये लालच और ये बेरुखी देखकर वीर के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। उसने अपनी माँ के आंसू देखे, अपनी छोटी बहन का डरा हुआ चेहरा देखा और बस उसका खून खौल उठा। उसने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगा और वो सीधा उस कमरे में घुस गया उनका सामना करने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन कठोर मांग से। वीर के रिश्तेदारों ने उसे एक अल्टीमेटम दिया, या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो या फिर ये हवेली बिकने दो। समझिए, इसी एक वाक्य से इस पूरे पारिवारिक जंग का बिगुल बजता है।
तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं कि परिवार में ये फूट पड़ती कैसे है। यहाँ हम देखेंगे कि वीर का सामना अपने ही रिश्तेदारों से होता है, जो विरासत पर अपना दावा करने आए हैं। सोचिए, पिता की मौत हुई है। जब परिवार को सांत्वना की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वीर के रिश्तेदार आते हैं, मगर सांत्वना देने नहीं, बल्कि उस पुरानी हवेली में अपना हिस्सा मांगने। और यही वो पल है जो उस विस्फोटक बहस की नींव रखता है, जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वीर का खुलासा। अब इस मांग के जवाब में वीर चुप तो बैठने वाला नहीं था। वो एक एक करके परिवार के वो सारे राज खोल देता है जो सालों से दबे हुए थे और जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले वो अपनी बुआ की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्यों बुआ, भूल गई क्या? जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थीं, वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों का घपला किया था और डैड ने ही आपको बचाया था। ये पहला खुलासा था जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर बारी आई बड़े चाचा की। वीर ने उन्हें भी याद दिलाया, और आप कैसे भूल गए कि कंपनी के करोड़ों रुपए आपने शेयर मार्केट में डुबा दिए थे और फिर घुटनों पर गिरकर मेरे डैड से मदद की भीख मांगी थी। और आखिर में छोटे चाचा, वीर ने उनके भी राज खोले। वो कहता है, आपने तो न जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। आपके कर्जदार तो आपको आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर चुके थे। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? तो वीर के आरोपों का निचोड़ क्या है? यही कि उसके पिता ने इन सबको बचाने के लिए न जाने कितने दुश्मन पाल लिए, इनके आलीशान घर बनवाए, लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े हुए तो किसी ने पलट कर भी नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब वो लोग पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए और बाद में चुपके से फैमिली बिजनेस बेचकर सारा पैसा अपनी जेब में रख लिया। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो वीर के रिश्तेदारों का क्या कहना है, वो अपने कामों को कैसे सही ठहराते हैं और वो अतीत को किस नज़र से देखते हैं। यहाँ पर सोच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। वीर के लिए उसके पिता एक हीरो थे जिसने परिवार को हर मुश्किल से बचाया, लेकिन रिश्तेदारों की नज़र में वो एक तानाशाह थे जो सारे फैसले खुद ही ले लेते थे। वीर मानता था कि पिता ने कंपनी को खून पसीने से बनाया, पर रिश्तेदारों का कहना था कि भाई कंपनी तो हम सब की थी। वीर के इन सब बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। उसके बड़े चाचा तो सीधे सीधे कह देते हैं, देखो तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है, हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उन्हें लगता है ये उनका हक है, कोई एहसान नहीं। और अब ये बहस एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ जाती है। रिश्तेदार वीर और उसकी मां को एक ऐसे कोने में धकेल देते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने वीर के सामने दो रास्ते रखे। पहला, या तो वो उन सभी को 1 करोड़ रुपए दे, या फिर दूसरा ऑप्शन 6 महीने के अंदर इस हवेली को बेच दे। और साथ में धमकी भी दी कि अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो वो उसे कोर्ट में घसीटेंगे। अब इस अल्टीमेटम का भावनात्मक असर देखिए। वीर की मां पूरी तरह टूट जाती हैं। वो कहती हैं, मैं कितनी लाचार हो गई हूं। जब उन लोगों ने कंपनी हड़पी, मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई, और आज भी मैं अपने घर को बिकने से बचा नहीं पा रही हूं। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक बेटे का वादा। इस सब के बाद वीर क्या करता है? उसका अगला कदम क्या होता है? ऐसी मुश्किल घड़ी में वीर जज्बाती होने के बजाय दिमाग से काम लेता है। वो फौरन अपने पिता के पुराने दोस्त और वकील एडवोकेट विक्रम को फोन लगाता है। लेकिन फोन पर उसे एक और बड़ा झटका लगता है। एडवोकेट विक्रम जो सच बताते हैं वो बहुत कड़वा है। वो कहते हैं कानूनन उन सभी का इस हवेली पर पूरा हक है, क्योंकि अक्सर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सभी सदस्यों का बराबर का अधिकार होता है और अगर मामला कोर्ट गया तो फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। ये जानते हुए भी कि वो कानूनी लड़ाई हार जाएगा, वीर ये बात अपनी माँ को नहीं बताता। वो उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। वो सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने का फैसला करता है। और आखिर में वो अपनी माँ से एक पक्का वादा करता है। वो कहता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। और ये वादा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कानून और जज्बात आमने सामने हों, तो सही और गलत का फैसला आखिर होता कैसे है?